हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का। ये क्लास बेसिकली बच्चों डॉक्टर मनोहरे बुक जो कि NCERT बेस्ड है उस पर पूरी तरीके से बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसमें प्रश्नावली 3G तक पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं उसके आगे, जो कि है, देखिए ये 3.6 पॉइंट आपके बुक में है, जिसमें दिया हुआ है धन, ब्याज, लाभ, हानि तथा कीमत संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रॉब्लम परटेनिंग टू प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड कॉस्ट। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि क्या होता है धन, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? मूलधन। जो बच्चों हम जैसे किसी भी चीज में, जैसे कोई भी व्यापारी है वो कहीं से कुछ सामान खरीद के लाता है, फिर आप तक वो पहुंचाता है, तो वो उस सामान को खरीदने में जितना पैसा लगाता है उसे ही कहते हैं मूलधन। या किसी बैंक में आप पैसा जमा करते हो, उसमें आप जितने अमाउंट जमा करते हो वही होता है आपका मूलधन। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ बढ़ के मिलता है, उसको तो हम लोग ब्याज कहते हैं ना। आप लोग कहते नहीं हो बैंक में जब पैसा रखने जाते हो तो कहते हो कि यार इस पे कितना ब्याज मिलेगा, या इतने दिन में हमारा कितना ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मूलधन, जितना हम लोगों का पैसा होता है। नाम से ही ऐसा लग रहा है मूलधन। ठीक है, अब देखिए लाभ क्या होता है। लाभ का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब जैसे कि कोई भी दुकानदार हुआ, ठीक है, कोई व्यापारी हुआ, वो किसी चीज को किसी भी मूल्य पे खरीद के लाएगा, ठीक है, फिर आप लोगों को उस पे कुछ अपने लिए पैसा ऐड करके रख लेगा, उसके बाद आप लोगों के पास बेच देगा वो। तो जितना पैसा वो बढ़ा के आपको बेचता है ना, वही पैसा होता है उसका लाभ। ठीक है, और ये जो विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है, ये क्या होता है, ये इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है कि विक्रेता द्वारा जिस कीमत पर वस्तु खरीदी गई है उसे कहते हैं हम लोग क्रय मूल्य। यानी कि जो व्यापारी है वो जिस मूल्य पे वस्तु खरीद के लाता है ना, उसको जितने पे मिलता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? वो आपको जितने रुपए में बेचता है। ठीक है, कोई व्यापारी, विक्रेता कस्टमर को जितने रुपए में कोई भी वस्तु बेचता है उसे कहते हैं उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है। हानि क्या होता है? हानि का मतलब अगर कोई भी आप कहीं भी पैसा लगाएं या फिर किसी भी वस्तु में लगाए और वो उतने का नहीं बेच पाए, उससे कम पैसे में बेच पा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो हानि होगी। जैसे 100 रुपए का कोई भी चीज खरीद के ला रहे हैं मान लीजिए, और वो आप 90 रुपए में ही बेच पा रहे हैं, तो आपको 10 रुपए की हानि हो गई। तो हानि कैसे निकालते हैं कि क्रय मूल्य जो होता है माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य इसमें ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो हानि इस प्रकार से निकालते हैं। और बचत क्या होता है बच्चों? बचत, ये शब्द आप लोग अपने घरों में बहुत ही सुने होंगे अपने मम्मी पापा से। ठीक है, तो अक्सर कहते होंगे कि हमें पैसे बहुत ही बचा कर खर्च करना चाहिए, मतलब कि सही जगह पे खर्च करना चाहिए और जहाँ से हो सके पैसे बचाना चाहिए। तो वही चीज है बचत भी। बचत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की कुल आय जितनी होती है, ठीक है, कुल आय जितनी होती है, अगर उसमें से हम व्यय को निकाल देते हैं, मतलब वो जितना कमाता है और जितना खर्च करता है उसको खर्चे को निकाल दे, तो जितना पैसा बचा उसी को तो हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है, और व्यय क्या होता है? व्यय का मतलब ही होता है कि जितना वो खर्च कर रहा है उसे व्यय कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अपना कमा रहा है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और आप उसमें से 7,000 खर्च कर देते हैं, तो वही आपका 7,000 जो हो गया वो व्यय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए, अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग निकाल लेते हैं लाभ, और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों ही हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम लाभ निकाल देंगे और उसमें क्रय मूल्य से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले हानि निकाल लेंगे, फिर उसमें क्रय मूल्य से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, इतनी चीजें आपको ये प्रश्नावली 3H करने से पहले जान लेनी है। ठीक है, आप लोग अगर इतनी चीजें जानते रहोगे तो इस प्रश्नावली को आसानी से कर पाओगे, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये वर्ड आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप समझ ही गए कि क्या होता है। ठीक है,
तो चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 3H का, ठीक है, जो कि इन्हीं सब से रिलेटेड होगा। और इस प्रश्नावली के प्रश्नों में आपको ये शब्द बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रश्नावली 3H के। प्रश्नावली 3H, प्रश्नावली 3H, 3G तक के हमने सारे क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है अब तक। अब देखिए प्रश्नावली 3H में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात नौ 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7 और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 4:3 है, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि देखिए आय का अनुपात दिया गया है और व्यय का अनुपात दिया गया है और उनका बचत भी दिया हुआ है कि कितना है, वो महीने में कितने रुपए बचाते हैं। तो उनकी मासिक आय हमें निकालनी है, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है कि ए और बी का मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है और मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मासिक व्यय का अनुपात और उनका बचत दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि ए की मासिक आय, ठीक है, तो माना ए की मासिक आय बराबर 9x, ठीक है, और बी की मासिक आय बराबर 7x, ठीक है। ये हम मान लेंगे कि उनका आय इतना हो गया, ठीक है। और अब उनके व्यय का अनुपात भी मान लेते हैं, तो माना ए का मासिक व्यय, देखिए व्यय का अनुपात तो दिया हुआ है, ठीक है, कितना 4:3, तो इसको मान लेते हैं हम 4y इसका व्यय है और बी का मासिक व्यय बराबर 3y, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका आय और व्यय हमें दोनों का पता चल गया, ठीक है, और हमें बचत दिया हुआ है इसका कितना होता है, ठीक है। तो चलिए अब इनका निकालते हैं कि ए का मासिक बचत ना, मासिक महीने का, वैसे वार्षिक तो दिया नहीं है, वार्षिक भी तो हो सकता है, इसको लिखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ए का मासिक बचत कितना हो जाएगा, देखिए 9x, बचत क्या होता है कि जितना आय होता है आय में से व्यय को घटाते हैं। तो देखिए ए का मासिक बचत 9x - 4y, देखिए इसका आय था 9x और इसका व्यय था 4y, तो ये घटा दिया। अभी इसका बचत क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 रुपये प्रत्येक बचाते हैं, ठीक है। तो चलिए 200 बराबर 9x - 4y या 9x - 4y बराबर 200, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे,
अब बी का मासिक बचत निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं बी का मासिक बचत। बी का मासिक बचत कितना हो जाएगा, देखिए 7x माइनस 3y, आय माइनस व्यय बचत होता है, तो आय जो है 7x है और व्यय कितना है 3y, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका कि ये 200 रुपये बचत करता है, ठीक है, या 7x माइनस 3y बराबर 200, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x का और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। हमें इनका मासिक आय निकालना है, तो अगर हम x का भी मान निकाल लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए समीकरण 1 में जो है हमें y का गुणांक बराबर करेंगे तभी y कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में जो है हम गुणा करते हैं 3 का और समीकरण 2 में गुणा करते हैं 4 का और दोनों को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 घटाएंगे क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का चिन्ह समान है, समान होने पर हम घटाते हैं, ठीक है, हल करने के लिए। विलोपन विधि में आपको पढ़ाया गया ये बात, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 गुणे 4। तो समीकरण 1 गुणे 3 करते हैं तो 9 त्रिक 27 x माइनस 4 तिहाई 12 y बराबर 3 दूना का 600 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस करना है हमें समीकरण, तो ये 28 x माइनस 12 y बराबर 800, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये देखिए ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और 27 में से 28x घटेगा तो माइनस x बचेगा, ठीक है, और 600 में से 800 घटेगा तो माइनस 200 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 200, ठीक है। अब हमें a का मासिक आय, देखिए क्या आपका निकालना है, तो प्रत्येक का मासिक आय, हमें आय ही तो निकालना है सभी का। तो a का मासिक आय, a का मासिक आय कितना है, देखिए 9x यानी कि 9 गुणे x का मान कितना है 200 बराबर 1800, यानी a जो है एक महीने में 1800 कमाता है। अब b का मासिक आय निकाल लेते हैं, तो b का मासिक आय कितना आएगा 7x, ठीक है। तो 7 गुणे 200 बराबर 1400, ये हो गया। देखिए b का मासिक आय कितना हो गया 1400। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिख के करना है जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही लिखने पर आपको पूरे मार्क्स ही दिए जाएंगे बच्चों। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन जो है प्रश्नावली से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, जैसे कोई दो अंक की संख्या है, मान लीजिए 12 है जैसे, ठीक है, 12 है, तो इसके देखिए अंकों का योग अगर 1 + 2 करें तो 3 आएगी। ऐसे ही कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस, ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, तो माना इकाई का अंक बराबर y, ठीक है, और दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, ठीक है, देखिए अगर कोई संख्या जैसे 12 है, इसमें इकाई का अंक जो है 2 है और दहाई का अंक 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 × 1 + 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो मतलब दहाई का जो अंक होता है उसमें 10 का गुणा करके इकाई के अंक में जोड़ते हैं। सेम इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x + y। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग जो है वो 9 हो जाएगा, यानी x + y बराबर 9। ठीक है, ठीक है, अब देखिए x + y बराबर 9, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। पलटने का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि एक कोई संख्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख दें तो ये इसके अंकों को पलट दिया, मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, जैसे कोई 2 अंक की संख्या है, मान लीजिए 12 है जैसे, ठीक है, 12 है, तो इसके देखिए अंकों का योग अगर 1 + 2 करें तो 3 आएगी। ऐसे ही कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस, ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, तो माना इकाई का अंक बराबर y, ठीक है, और दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या, ठीक है, देखिए अगर कोई संख्या जैसे 12 है, इसमें इकाई का अंक जो है 2 है और दहाई का अंक 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 × 1 + 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो मतलब दहाई का जो अंक होता है उसमें 10 का गुणा करके इकाई के अंक में जोड़ते हैं। सेम इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10x + y। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग जो है वो 9 हो जाएगा, यानी x + y बराबर 9। ठीक है, ठीक है, अब देखिए x + y बराबर 9, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। पलटने का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि एक कोई संख्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख दें तो ये इसके अंकों को पलट दिया, मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो पलटने पर मतलब हम पलट देते हैं इसको। चलिए तो देखिए
ठीक, तो चलिए देखते हैं इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का अगर 9 गुना हम लोग करते हैं, जैसे 10x प्लस वाई है, इसका 9 गुना जो है, इसको जैसे अभी पलट के मैंने बताया कि जैसे 21 है इसको 12 लिख दें, तो ऐसे ही अगर हम इसको 10y प्लस यक्स लिख दें तो इसका जो है ये 2 गुना हो जाएगी, ये आपके क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लोग गुना कर लेते हैं अंदर, तो ये देखिए 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। 90x में से 2x चला गया तो 88x 88x, और फिर 9y में से 20y जाएगा तो माइनस 11y बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 11 को कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए 11 हमारा कॉमन हो जाएगा क्या, तो ये क्या बच जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। जब 11 को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये 0/11 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई बराबर 0/11, या 8x माइनस वाई बराबर जो है 0। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकालेंगे, जिससे कि हमें वो संख्या पता चल जाएगी। अगर x और y का मान निकल गया मतलब इकाई और दहाई का जो अंक है वो पता चल गया, फिर हम ये संख्या इस तरीके से बना लेंगे वो संख्या। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, ये प्लस प्लस प्लस, तो ये देखिए y से कट गया, और 8x प्लस x 9x, और 9 प्लस 0 9, या x बराबर 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का मान रखकर y का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 9, या 1 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 9 माइनस 1। देखिए 1 को इस साइड ले जाएंगे, 9 माइनस 1, तो y बराबर आपका क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो संख्या अब हमारी क्या हो जाएगी, देखिए संख्या क्या थी हमारी संख्या 10x प्लस वाई, यही तो हमारी संख्या है ना। अब यहाँ पे x और y का मान रख देते हैं, तो 10 गुणे 1 प्लस y का मान जो है 8 है, तो 10 प्लस 8 बराबर 18, ये हमारा हो जाएगा संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक एक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था।
तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि कोई पुस्तक विक्रेता है जो किताब को जो है 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितने रुपए में वो पुस्तक को खरीद के लाया होता है। तो इसमें मान लेते हैं कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य, ठीक है, पुस्तक का जो है क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, अभी क्रय मूल्य क्या होता है कि दुकानदार को जितने रुपए में पुस्तक मिला होगा, वो कहीं से तो खरीद के लाया होगा ना वो पुस्तक, तो उसको जितने रुपए में मिला होगा वो क्रय मूल्य होता है। आपको ये चीजें क्लास के स्टार्टिंग में ही बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, x प्रतिशत। आपके सवाल में ही कहा है कि उतने प्रतिशत का ही लाभ होगा जितने में ये खरीदा है। तो जो है लाभ क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, लाभ जो है x, क्रय मूल्य का लाभ जो है क्रय मूल्य पे ही तो निकाला जाता है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 100 रुपए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति 100 रुपए का सामान लाता है और इस पे वो 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने रुपए का लाभ होगा। तो 100 का 20/100 ही तो करेंगे, तो 20 रुपए का लाभ होगा अगर वो 20% लाभ कमाना चाहता है। इसी प्रकार से अगर ये लाभ अगर हमें निकालना है तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत कर देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, और विक्रय मूल्य कितना है पुस्तक का, ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब दुकानदार जितने रुपए में पुस्तक बेचता है वो कितना दिया हुआ है हमारा, 24 रुपए। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था क्लास के शुरू में कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आपको ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो लाभ, ठीक है, यहां से देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं, x²/100 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाभ क्या हो जाएगा हमारा, x²/100। विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 24 रुपए, और क्रय मूल्य क्या है, x रुपए। ठीक है, 100 का इधर गुणा करते हैं। ठीक है, तो x² बराबर 24 माइनस x इंटू 100। ठीक है, और x² बराबर 2400 माइनस x गुणे 100। ठीक है, अब इसको इस साइड लेकर आते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x² प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। इसको इस साइड लेकर आए हम लोग तो वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब 100 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि उसे जो उन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर ये 100 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 2400 आना चाहिए। ठीक है, तो x² प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अब यहाँ से x को अगर हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 120 बच जाएगा, और माइनस 20 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 120 बच जाएगा। अगर x प्लस 120 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 20 बच जाएगा। ठीक है, अब ये वाली लेते हैं गुणनखंड को, x प्लस 120 बराबर 0 या x बराबर माइनस 120। अब देखिए जो है कि x क्या है हमारा, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए इस वाले आंसर को हम लोग नहीं लेंगे। अब दूसरा जो है गुणनखंड लेंगे, तो x बराबर 20 रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, यानी पुस्तक का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पुस्तक का क्रय मूल्य जो है 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर इस क्लास को आप लोग अच्छे से अटेंड कर रहे हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आपको प्रश्नावली 3F में करवाया जा चुका है। ठीक है, आप पीछे के लेक्चर 3F का उठाकर देख लीजिएगा, उसमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन वहां भी दिया हुआ है, तो वहां पे करवाया जा चुका है, तो दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को अब तक कर भी लिया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, 5 क्या है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। एक नियत वृद्धि, देखिए ये जो इस सवाल में नियत वृद्धि शब्द है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो, हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपए हो। ठीक है, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था? और वार्षिक वृद्धि क्या थी? आपको इस सवाल में 2 बातें बतानी है कि प्रारंभ में उस व्यक्ति का वेतन कितना था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी, और वार्षिक वृद्धि क्या हो रही है उसके वेतन में। इस शब्द को मैंने क्यों कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियत वृद्धि मतलब हर साल जो है, जैसे वो नौकरी ज्वाइन किया, 1 साल बाद उसके वेतन में जितना भी वृद्धि हुआ उतना ही वृद्धि हर साल हो रहा है। ये नहीं कि अलग अलग अमाउंट हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर उसके वेतन में 1 साल में 5000 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो हर साल केवल 5000 रुपए ही उसके वेतन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, 4 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन, ठीक है, 4 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन कितना है? 2200 रुपए। ठीक है, और 15 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन कितना है? 2750 रुपए। ये आपके सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम 15 वर्ष
बाद उसका वेतन और 4 वर्ष बाद उसके वेतन को घटा दें, तो इन जो 11 साल में उसके वेतन में वृद्धि हुई है वो आ जाएगी क्या? मतलब हम क्या करने वाले हैं कि 15 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन, ठीक है, माइनस 4 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन बराबर क्या आ जाएगा कि देखिए 15 और 4 वर्ष का जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है? 11 वर्ष की वेतन वृद्धि, मतलब 11 वर्ष में जितना वेतन बढ़ा है वो आ जाएगा। अगर हम 15 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन लेते हैं और 4 वर्ष बाद व्यक्ति का वेतन लेकर घटा देते हैं, ये कैसे आ रहा है? देखिए उसका मतलब वेतन तो फिक्स है, एक जब उसने शुरू करा था तो नौकरी जब शुरू की होगी तो उसका वेतन तो फिक्स ही रहा होगा, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ वेतन बढ़ रहा है, मतलब लेकिन वो जो बढ़ रहा है वो नियत है। जैसे पहले साल अगर 1000 रुपये बढ़ा तो दूसरे साल भी 1000 ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम 15 साल बाद व्यक्ति के वेतन से 4 साल बाद व्यक्ति का वेतन घटा देंगे, तो 11 वर्ष में वेतन वृद्धि आ जाएगी। कितना है 15 वर्ष बाद जो है 2750 माइनस 2200, ठीक है, बराबर 11 वर्ष का वेतन वृद्धि, ठीक है। ठीक है, चलिए अब 11 वर्ष का वेतन वृद्धि, ठीक है, कितना आ जाएगा? देखिए 2750 माइनस 2200 करने वाले हैं हम लोग, तो 550 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 1 वर्ष का वेतन वृद्धि हमें निकालना है, ये तो 11 वर्ष का वेतन वृद्धि आया ना, तो 1 वर्ष का वेतन वृद्धि बराबर 550 बटे 11 बराबर 50, ठीक है। ये देखिए 1 वर्ष का 50 वेतन वृद्धि आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, वार्षिक वृद्धि क्या थी, तो वार्षिक वृद्धि थी उसकी 50 रुपए। अभी पूछा हुआ है जो है कि प्रारंभ में वेतन कितना था। अब हमें देखिए क्या पता है कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना है, तो अगर हम 4 वर्ष की वेतन वृद्धि निकाल लेते हैं, फिर 4 वर्ष बाद उसका जितना वेतन है उतने में से 4 वर्ष की जो वेतन वृद्धि घटा देंगे तो उसका प्रारंभ में वेतन आ जाएगा। तो देखिए चलिए आगे करते हैं, इसका यहीं पे कर लेते हैं कि 4 वर्ष का पहले यहीं पे वेतन वृद्धि निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष का वेतन वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखिए 50 गुणे 4, क्योंकि 1 वर्ष का तो है हमारा 50 रुपए, तो 4 वर्ष का 200 रुपए हो जाएगा। अगर हम इसी चीज को 15 वर्ष वाले से करते तो 15 वर्ष का वेतन वृद्धि निकाल कर और इसमें से अगर घटा देते जो है 15 वर्ष बाद वेतन में से, तब भी आ जाता हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए यहीं कर लेते हैं कि अब कहेंगे कि प्रारंभ में उसका वेतन, ठीक है। तो प्रारंभ में उसका वेतन, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बाद उसका वेतन, 4 वर्ष बाद वेतन माइनस 4 वर्ष का वेतन वृद्धि, क्योंकि अगर जितना 4 वर्ष में वेतन बढ़ा है वो घटा देते हैं तो हमें प्रारंभ में वेतन पता चल जाएगा। तो 2200 माइनस 200 बराबर 2000 रुपये। मतलब उसने नौकरी शुरू की थी तो उसकी तनख्वाह कितनी थी? 2000 रुपये। और प्रति वर्ष वेतन वृद्धि कितनी होगी? तो हमें देखिए कितना हो जाएगा आंसर जो है, वार्षिक वृद्धि जो हमारी हो जाएगी, वार्षिक वृद्धि 50 रुपये, ठीक है। और प्रारंभ में वेतन कितना हो जाएगा हमारा? प्रारंभ में वेतन 2000 रुपये, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 है। ठीक है, मतलब मेवा का एक पैकेट है 700 ग्राम का जो 72 रुपए में मिल रहा है। इसमें कुछ काजू गिरी और शेष किशमिश है। मेवे में क्या क्या है वो भी बता दिया है। ठीक है, लेकिन कितना कितना है वो नहीं बताया है, वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। यदि काजू गिरी का भाव, दाम भी दे दिया देखिए, ₹96 प्रति किलो है। ठीक है, काजू गिरी का जो दाम है वो ₹96 प्रति किलो है और किशमिश का भाव ₹112 प्रति किलो है। तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उस पैकेट में कितना काजू है और कितना किशमिश है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है ना मान लेते हैं भाई कि उस पैकेट में जो है x ग्राम जो है काजू है, इसको ग्राम में ही मानते हैं क्योंकि ये पैकेट ही 700 ग्राम का है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पैकेट में काजू का वजन, ठीक है, x ग्राम और किशमिश का वजन y ग्राम। ठीक है, ग्राम में हम लोग मान लेते हैं दोनों को। अब देखिए क्या करेंगे कि ये दिया हुआ है कि काजू का दाम ₹96 किलो है। ठीक है, और ये दोनों, ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है कि मेवे के 700 ग्राम, मतलब वो पैकेट जो है 700 ग्राम का है। इसका क्या मतलब हो गया कि x + y = 700, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब क्या दिया है कि काजू का भाव दिया हुआ है। ठीक है, काजू का भाव कितना दिया हुआ है? ₹96 प्रति किलो। या ऐसे लिख लेते हैं, मतलब 1 किलो काजू का भाव कितना है? ₹96। तो 1 ग्राम काजू का भाव कितना हो जाएगा? 1 ग्राम काजू का भाव, ठीक है, तो 96/1000 हो जाएगा क्या?
तो ये हो जाएगा 0.096 रुपये। ठीक है, 1 ग्राम काजू का ये मूल्य हो जाएगा आपका। इसी प्रकार हम लिखेंगे 1 किलो किशमिश का मूल्य, किशमिश का भाव कितना है, 112 रुपये दिया हुआ है। तो 1 ग्राम किशमिश का भाव कितना हो जाएगा, 1 ग्राम किशमिश का भाव कितना हो जाएगा, 112 बटे 1000, 0.112 रुपये ये हो जाएगा। अब देखिए कि ये पैकेट जो है 72 रुपए का है, उसमें कितने ग्राम, x ग्राम काजू और y ग्राम जो है किशमिश है, और काजू का भाव भी हमें पता है। तो अगर ठीक है, देखिए 0.096 x प्लस 0.112y बराबर 72। अब देखिए काजू का वजन गुड़े उसका रेट प्लस किशमिश का वजन गुड़े उसका रेट बराबर कितना है, 72 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि इस पैकेट में काजू और किशमिश ही है और उसके वजन के साथ उसके दाम का हमने गुणा कर दिया, तो उसके मूल्य के बराबर ही तो आएगा वो। तो ये देखिए, तो इसका जो है 1 ग्राम का वजन इतना था और जितने ग्राम काजू से उससे गुणा कर दिया, और किशमिश के 1 ग्राम का वजन इतना था और जितने ग्राम किशमिश थे उससे मैंने गुणा कर दिया, बराबर टोटल दिया हुआ है आपके सवाल में कि ये 72 रुपए होता है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग x और y का मान निकालेंगे, जिससे हमें इन पैकेट में मेवों की तौल मतलब काजू किशमिश की तौल अलग अलग पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहां करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणा 0.096 कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे समीकरण 2, ठीक है, इससे क्या होगा कि देखिए ये x वाला चर जो है कट जाएगा। तो चलिए करते हैं, समीकरण 2 क्या है, 0.096x प्लस 0.112y बराबर 72, और समीकरण 1 में 0.096 से गुणा करते हैं, तो 0.096x और प्लस 0.096y बराबर, अब 0.096 में 700 का जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा, आप गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, 0.096 गुणे 700, तो ये 2 जीरो की वजह से 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, मतलब 9.6 गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 छंग 42 और 7 9 63, 63 और 4 67, एक अंक पे 67.2 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ 67.2 आ जाएगा। यहाँ 0.0 लगा लेते हैं, जिससे घटाने में आपको सही रहेगा। तो घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो इससे कट गया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, 6 और 9 1 10, और यहाँ पे 0 पॉइंट, ये y हो गया बराबर 8 2 10, 0.7 और 4 11। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब क्या करेंगे, y बराबर 4.8 बटे 0.016। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए जो है 1000 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4800 बटे 16, 16 एकम 16 तियां 48, 300 बार में कट गया, तो y बराबर हमारा 300 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान निकालेंगे, तो हम समीकरण 1 से ही चल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या है, x प्लस y बराबर 700 है, और y का मान हमारा कितना आया है 300, तो x प्लस 300 बराबर 700, या x बराबर 700 माइनस 300, या x बराबर जो है 400, ये आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 400 और y का मान 300, तो मतलब काजू का वजन कितना आ गया, काजू का वजन
कितना आ गया हमारा 400 ग्राम। ठीक है, यक्स हमने माना था काजू के वजन को, देख लीजिए। और किशमिश का वजन कितना आ गया 300 ग्राम। ठीक है, क्योंकि किशमिश के वजन को हमने माना था y। ठीक है, देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस पर हम लोग समय समय पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं और हमारी क्लासेस की जानकारी भी उस पर मिलती रहती है। और अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए इससे आगे अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।